चंद्रयान 3 अब चंद्रमा के करीब पहुंचना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 की ओर से ली गई चंद्रमा की पहली तस्वीर भी जारी हो गई है। चंद्रयान 3 से जो वीडियो आया है उसमें स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ चंद्रमा की सतह को साफ साफ देखा जा सकता है। अंतरिक्ष एजेंसी ने वीडियो के साथ लिखा, चंद्रयान 3 मिशन से चंद्रमा का दृश्य जब 5 अगस्त को उसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जा रहा था। इसके साथ ही अब चंद्रयान को चांद के और करीब लाने की कोशिशों के तहत उसे अंदर की कक्षाओं में भेजा जा रहा है। ऐसी ही एक सफल कोशिश 6 अगस्त को की गई, दूसरी कोशिश 9 अगस्त को की जाएगी। धीरे धीरे पहले स्पेसक्राफ्ट को करीब लाया जाएगा जहां से वो चांद पर उतरने की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 अब चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करने लगा है और उसने धरती पर मैसेज भेजकर ये बताया है। अगले 16 दिन तक धीरे धीरे चंद्रयान 3 को चांद के करीब लाया जाएगा, जिसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो ने ट्वीट करके कहा कि चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम दुरुस्त हैं, सब कुछ ठीक तरह से काम कर रहा है। इस पर बेंगलुरु में मौजूद मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स में लगातार निगरानी की जा रही है। इससे पहले शनिवार 5 अगस्त शाम चंद्रमा की कक्षा में पहुंचते ही चंद्रयान 3 का पहला मैसेज आया और वो मैसेज है, मॉक्स स्ट्रैक, मैं चंद्रयान 3 हूँ, मुझे चंद्रमा की ग्रेविटी महसूस हो रही है। चंद्रयान 3 ने जैसे ही चांद की कक्षा में कदम रखा, उसने धरती पर इसरो सेंटर को सबसे पहले यह मैसेज भेजा। जाहिर है अपने सफर के 22 दिन बाद मिशन चंद्रयान 3 ने शनिवार शाम को बड़ी चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया। आपको बता दें, चंद्रयान 3 के जरिए भारत चांद की स्टडी करना चाहता है। वो चांद से जुड़े तमाम रहस्यों से पर्दा हटाएगा। चंद्रयान 3 चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा और वहां के वातावरण, खनिज, मिट्टी वगैरह जुड़ी तमाम जानकारियों को भी जुटाएगा। 2008 में जब इसरो ने भारत का पहला चंद्रयान मिशन चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, तब इससे चंद्रमा की परिक्रमा और चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की थी। तो हम आगे भी कुछ और रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने खास मेहमान से हम हाय हेलो कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शिबू, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है इन तस्वीरों को देखकर। ऑल्दो हमें लगा तो ये कि बहुत रफ सरफेस है उसका ना, बहुत ही जर्क लग रहा है, जैसे लैंड करना वाकई में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तस्वीरें देखकर बहुत खुशी हुई। जी बिल्कुल, जैसा हम सब जानते हैं चंद्रयान 3 को फाइनली चांद के ऑर्बिट में डाल दिया गया है। एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही प्रिसाइज मनूवर के तहत इसरो ने इसको 5 अगस्त को शाम को 7 बजे लगभग 30 मिनट के लिए इसके इंजन्स को ऑन किया था और उस इंजन ने इसको चांद के चारों एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में, एक अंडाकार ऑर्बिट में इसे डाला और वो लगातार इसमें घूम रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कमाल की चीज़ है वो ये है कि पूरा सिस्टम अभी तक सबसे ठीक से काम कर रहा है। जो इसके कैमराज हैं उसने फाइनली ये तस्वीरें भेजी हैं। चंद्रयान 2 के टाइम हमारे पास इतनी साफ तस्वीरें नहीं थी, बट चंद्रयान 3 के टाइम हमारे पास वो तस्वीरें हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि चांद कितना क्रेटर्ड सरफेस है। जो चांद का पहला व्यू है चंद्रयान 3 के कैमराज के द्वारा, वो फाइनली हमारे पास आया है। ये लैंडर के द्वारा लिया गया है। लैंडर पे जो कैमराज लगे हुए हैं उसने इसको पिक किया है। बेसिकली ये इसको ऐसे किया गया है कि एक सीरीज ऑफ पिक्चर्स को क्लिक किया गया है, उसके बाद इनको स्टिच करके एक वीडियो का फॉर्म दिया गया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि चांद का जो सरफेस है वो कितना क्रेटर्ड है, कितना ज़्यादा उस पर बॉम्बार्डमेंट होता है जो फॉरेन पार्टिकल्स का, और कितना एक ट्रचरस एनवायरनमेंट और कितना डिफिकल्ट एक लैंडिंग प्रोसीजर होने वाला है। यही दिखाता है कि चांद पर लैंड करना अपने आप में कितना डिफिकल्ट है। सिर्फ 3 देश, जैसा हम जानते हैं, सिर्फ 3 देश अब तक इस पे लैंड कर पाए हैं, जिसमें यूएस, रशिया और चाइना शामिल है। अप्रैल में जापान ने ट्राई किया था, उसकी एक प्राइवेट कंपनी है आई स्पेस, उसने अपना एक हक्तो आर मिशन है, एक लैंडर है जो कि एक प्राइवेट लैंडर था, उसे लैंड करने की कोशिश की थी। उस लैंडर में जैसे चंद्रयान 3 के साथ एक रोवर गया है, उसी तरह यूएई स्पेस एजेंसी का एक रोवर था जिसका नाम था राशिद, और वो दोनों ही क्रैश कर गए। भारत का भी सिमिलर एक एक्सपीरियंस रहा था 2019 में जब हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था और वो भी क्रैश कर गया था। लेकिन अभी तक जो एक अच्छी खबर है, एक अच्छी खबर चांद के पास से आ रही है, वो ये है कि अभी तक जितने भी स्टेप्स इसरो ने किए हैं, जितने भी स्टेप्स चंद्रयान 3 ने लिए हैं, जितने भी प्रोसीजर्स यहाँ पे किए गए हैं, वो सारे सक्सेसफुल रहे हैं, सारे प्रिसाइज रहे हैं। अपनी टाइमिंग पे इंजन्स फायर हुए हैं, जितने टाइम तक फायर होने थे उतने ही देर तक वो इंजन्स ऑन रहे और लगातार ऑर्बिट में वो चला गया। बड़ी बात यह है कि लगभग 4 लाख किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद ये वहां पहुंचा है। तो अपने आप में वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दिखाता है कि वो चंद्रयान 3 का जो सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, कितना रोबस्ट है। ये स्पेस के उस रेडिएशन भरे एनवायरनमेंट को वो लगातार झेल रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब जो बड़ा इवेंट होने वाला है वो कल, माफ कीजिएगा,
अगस्त 9 तारीख को 9 अगस्त को होने वाला है। दिन में 1 से 2 बजे के बीच इसके इंजन को दोबारा फायर किया जाएगा और एक रेट्रो फायरिंग इवेंट कहा जाता है इसको, जिसमें इसको और नीचे इसकी ऑर्बिट को किया जाएगा। जब ये कल 5 तारीख को जब ये चांद के ऑर्बिट में पहुंचा, इसका जो इसकी ऊंचाई थी वो लगभग 40,000 किलोमीटर के आसपास थी। उसको कम करके लगभग 4,000 किलोमीटर किया गया कल रात को, लगभग 11 बजे रात को। अब जो 9 अगस्त को होने वाला है, इसके ऑर्बिट को और कम किया जाएगा और धीरे धीरे तैयारी यही हो रही है कि इसे एक 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में लाकर फाइनली लैंडिंग प्रोसेस को शुरू किया जाए। तो ये जो तस्वीरें हैं ये दिखाती हैं, ये एक बेसिकली ये स्थापित करती हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना रोबस्ट है, कितना स्टैब्लिश्ड है इस चीज़ को करने के लिए। और ये टेस्टमेंट है इसरो के इंजीनियर्स का, उनके साइंस का, उनके इमेजिनेशन का कि वो इस सिस्टम को दोबारा बिल्ड कर पाए चंद्रयान 2 के लॉस होने के बावजूद भी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये तीसरी बार इसरो ने इसको एक सेलेस्टियल बॉडी के ऑर्बिट में डाला है, यानी कि पृथ्वी के बाहर किसी और ग्रह के ऑर्बिट में डाला है। इससे पहले हमने चंद्रयान 2 को डाला था और उससे पहले मंगलयान को हमने मंगल ग्रह की ऑर्बिट में डाला था। तो ये भी दिखाता है कि हमारा जो साइंटिफिक एक टेम्परामेंट है वो कितना स्ट्रांग है इस वक्त। तो जो बड़ा इवेंट है वो यही है और उसके बाद जो बड़ा अपडेट आएगा वो 9 तारीख को आएगा, जब इसरो इसके ऑर्बिट को दोबारा कम करेगा। और सबसे जो बड़ा अपडेट आने वाला है, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो 23 तारीख को आने वाला है। जी, 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग का प्रोसीजर शुरू होगा। इसरो ने कहा है कि लगभग शाम को 5:45 पर इस लैंडिंग अप्रोच को शुरू किया जाएगा, जब ये 100 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड में होगा, यानी कि 100 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर। जो इसकी ऊंचाई होगी चंद्रमा से वो होगी 100 किलोमीटर और जो सबसे नजदीक ये अपने ऑर्बिट में आएगा वो होगा 30 किलोमीटर। अभी हमने जो तस्वीरें दर्शकों को दिखाई उसमें ये जो सरफेस दिखा रहा है वो वही है जब वो चांद के पास गया है, उसके जो क्लोजेस्ट ऑर्बिट में है। उसी तरह 100 बाय 30 के ऑर्बिट में जब उसको डाला जाएगा, 23 अगस्त को वो लैंडिंग अप्रोच शुरू करेगा, उस वक्त इसको इंजन को फायर किया जाएगा और एक सिंगल बर्न में, एक सिंगल इंजन फायर में ये लगभग 100 किलोमीटर से लेके 40 मीटर के आसपास के एल्टीट्यूड तक जाएगा, जब वो फाइनल साइट सिलेक्शन करेगा कि उसे कहाँ लैंड करना है, या जो साइट सेलेक्ट किया गया है वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वहाँ पे क्रेटर्स कैसे हैं, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन किस प्रकार के हैं। अगर वहाँ बड़े ऑब्स्टेकल्स हुए, बड़े ऑब्स्ट्रक्शंस हुए, तो इसरो ने इसमें हजार्ड कैमरास भी लगाए हैं जो सरफेस को देख के उनको डिसाइड करेगा कि वहाँ पे हजार्ड कैसे हैं, कि वहाँ पे नहीं लैंड करना है या नहीं करना है। बिल्कुल उसी के आसपास कोई उससे बेहतर साइट को चूज करेगा और वहाँ पे वो लैंड करेगा और उसके बाद रोवर का डिप्लॉयमेंट करेगा। पर जो तस्वीरें आई ना शिबू, मतलब हम दूर से देख के कहते हैं ना इतना खूबसूरत चांद है, पास से देखने के बाद लगता है कि वहाँ पे कितना ज्यादा उबड़ खाबड़, मतलब बहुत मुश्किल होगा इसीलिए वहाँ पर लैंड करना ना। सरफेस बिल्कुल अजीब सा नजर आ रहा है वहाँ पे। बिल्कुल चांद जब हम बाहर देखते हैं तो वो सच में बहुत एक प्लेन दिखाई देता है, चमकता हुआ एक सितारा दिखाई देता है। लेकिन जब आप फाइनली चांद के सरफेस पर हम जाते हैं या किसी भी चीज को हम भेजते हैं वहां पे, उस वक्त उसकी सच्चाई सामने आती है कि वो कितना उबड़ खाबड़ सरफेस है, कितना डेंजरस वहां पे लैंड करने का प्रोसेस हो सकता है। और वहां पे सबसे चैलेंजिंग ये है कि जितने भी सिस्टम्स आपने डिजाइन किए हैं, जितने भी आपने इंजन्स डिजाइन किए हैं, जितने भी आपका नेविगेशन पैटर्न है, जो आपका डायनामिक्स जो वहाँ पे काम करते हैं, सभी चीजों को एक सही मात्रा में सही समय के लिए ऑन होना पड़ेगा और बिल्कुल प्रिसाइज होना पड़ेगा। थोड़ी सी भी इधर उधर चूक होती है तो वो मिशन को फेल कर सकता है। हमने जापान का मैंने अभी बताया iSpace ने जो लैंड किया था, उस वक्त भी यही प्रॉब्लम हुई थी। लगभग 400-500 मीटर की ऊंचाई के आसपास वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ग्लिच हुआ था जिसके कारण वो क्रैश हो गया था। चंद्रयान 2 के टाइम भी हमने यही देखा था कि एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण सब कुछ नुकसान हो गया था, जो विक्रम लैंडर था वो क्रैश हो गया था। अभी तक जो चंद्रयान 3 के साथ इसरो ने किया है वो चंद्रयान 2 के साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ एक डिफरेंस जो है वो यही है कि अब हमें लैंडिंग को सही तरीके से करना है, क्योंकि पिछली बार हमारी लैंडिंग में थोड़ी सी परेशानियां हुई थी, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हुए थे और वो क्रैश हो गया था। इसरो चेयरमैन ने ये कहा है कि पिछली बार से हमने नई चीजों को सीखा है। जो हमारे लैंडिंग लेग्स जो बनाए गए हैं लैंडर पे, वो काफी ज्यादा मजबूत हैं पहले से। इसके अलावा जो कैमरास लगाए गए हैं, एडवांस कैमरास लगाए गए हैं जो कि हैजार्ड डिटेक्ट कर सकते हैं, जो नीचे ऑब्स्टिकल्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट किया गया है, बेहतर एल्गोरिदम के साथ उसको वहां भेजा गया है। इसी के साथ एक और जो एक बड़ा जो चेंज चंद्रयान 3 के लैंडर में किया गया है वो ये है कि एक फास्टर स्पीड पे अब लैंड कर सकता है। चंद्रयान 2 जो था वो लगभग 2 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड थी, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक वो लैंड कर सकता था। चंद्रयान 3 के साथ उस स्पीड को बढ़ा दिया गया है, वो अब 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक लैंड कर सकता है। अभी वो जैसे हमने अपने रिपोर्ट में बताया लगभग 1900 मीटर पर सेकंड की
की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जो कि बहुत तेज है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसरो इसके स्पीड को और कम करेगा। और वो जो फाइनल 100 किलोमीटर होगा, उसमें उस फाइनल स्पीड को कम करके 1900 से 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर लाके उसको फाइनल लैंड कराया जाएगा। तो ये बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होने वाला है। हम पृथ्वी पर देखते हैं कि पृथ्वी से लॉन्च करना बहुत आसान है, लेकिन चांद पर लैंड करना बहुत मुश्किल है, वहां से लॉन्च करना बहुत आसान होगा। तो ये कई सारी चुनौतियां आने वाले समय में इसरो के सामने आने वाली। हम एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और अपने दर्शकों को बता दें, जैसे कि शिबू भी बता रहे हैं आपको, कि 9 अगस्त की जो दोपहर 1:45 बजे का समय रहने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसके ऑर्बिट को बदलकर 4 से 5,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा। हर तस्वीर में चंद्रमा बड़ा और गहरा होता जाएगा। 14 अगस्त की दोपहर इसे घटाकर 1000 किलोमीटर कर दिया जाएगा और 5वें ऑर्बिट मैन्यूवर में इसे 100 किलोमीटर की कक्षा में डाल दिया जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। चांद अब किस्से कहानियों से बाहर आने को बेताब है। चांद पर भारत की पहुंच का ऐतिहासिक पल अब महज कुछ दिन दूर है और पूरा देश उस पल का इंतजार सांसें थामे कर रहा है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. अब वो दिन दूर नहीं जब भारत का ये चंद्रयान 3 चांद के अनदेखे दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा और वो ऐतिहासिक पल पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। एक तरफ उस पल का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, तो दूसरी तरफ चंद्रयान 3 आसमान की ऊंचाइयों में चांद के करीब पहुंचता जा रहा है। शनिवार की शाम 7:15 जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शिव, हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी जो बहुत टेक्निकल हैं। प्रोपल्शन के बारे में हम मॉड्यूल पढ़ रहे थे, वो क्या है, और जो हम सरफेस देख रहे हैं जिसके बारे में भी हम जिक्र भी कर रहे थे, लगता है जैसे बहुत पत्थर है। आपने कहा नहीं, वो धूल है। मतलब है क्या वो? दूर से देखने में लगता है जैसे पत्थर है। देखिए, जो चंद्रयान 3 का जो पूरा पैकेज है, उसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है, एक लैंडर है और एक रोवर है। प्रोपल्शन मॉड्यूल वो है जो इसको अभी आगे पुश कर रहा है। बेसिकली अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल पे लगे हुए इंजन से इसे आगे बढ़ा रहे हैं। जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ने जब इसको लॉन्च किया था 14 जुलाई को और इसे अंतरिक्ष में छोड़ा था, उसके बाद से अब तक जितने भी मनूवर्स हुए हैं, जितने भी पावरिंग इसकी हुई है, वो प्रोपल्शन मॉड्यूल के द्वारा हुई है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ, जिसका नाम है शेप। शेप क्या करेगा कि ये अर्थ की तरफ देखेगा, पृथ्वी की तरफ देखेगा और उसके स्पेक्ट्रम को पढ़ेगा कि ऐसे ग्रह जहाँ पे इंसान रहते हो या जहाँ पे एक लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता हो, उसका स्पेक्ट्रम कैसा है। इसके डेटा को बाद में इस्तेमाल किया जाएगा जब हम इंडिया से दूसरे ग्रहों की खोज करेंगे सौर मंडल के बाहर। उसके साथ कंपैरिजन करके ये देखा जाएगा कि क्या किसी और ग्रह का स्पेक्ट्रम भी पृथ्वी के जैसे है। तो ये एक बड़ा चीज है। दूसरा, जो लैंडर है इसका 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे आने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अलग हो जाएंगे। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो एक कम्युनिकेशन रिले की तरह काम करेगा। लैंडर जब फाइनली चांद की सतह पे लैंड कर जाएगा और वहां पे जो भी वो कुछ खोजेगा या जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इस प्रोपल्शन मॉड्यूल के थ्रू ही होगा। यानी कि लैंडर जो है वो अपने जो कमांड्स है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेजेगा और वो हमें मॉड्यूल उसे इंडिया के पास भेजेगा, इसरो के पास। और इंडिया का जो डीप स्पेस नेटवर्क है वो उसे ट्रैक करेगा। इसके अलावा जो आपने पूछा कि चांद की जो सतह है वो कैसी है, तो देखिए चांद की सतह बहुत ही उबड़ खाबड़ है, जैसा कि अपने जो चंद्रयान 3 का जो कल पिक्चर्स आए हैं उसमें भी दिखा है। ये सपाट सतह नहीं है, प्लेन सरफेस नहीं है, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, बहुत ज्यादा क्रेटर्स हैं यहाँ पे। ये क्रेटर्स लगातार कई मिलियंस ऑफ ईयर्स के बॉम्बार्डमेंट से बने हैं। जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जो उल्का पिंड इस पे गिरते हैं, उनके क्रैश से ये क्रैश साइट्स हैं, क्रेटर्स बने हुए हैं। ये मिट्टी पृथ्वी के मिट्टी के जैसी नहीं है, बट ये भुरभुरी मिट्टी के जैसे ही है। इसको रेगोलिथ कहा जाता है, यानी कि लूनर सॉइल एंड रॉक्स। जो बड़ी बात यह है कि जो अपोलो मिशंस हुए थे, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके बाद जो कई एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पे उन्होंने लैंड किया था, वो वहां से इस रेगोलिथ को लेके आए थे। चांद की जो मिट्टी है और वहां के जो पत्थर है उसको लेके आए थे और नासा इसको लगातार स्टडी कर रहा है। अब पिछले साल तक लगभग 50 साल बीत चुके हैं जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर लैंड करके वहां से उन सैंपल्स को लेके आए थे।
अब तक इन रॉक सैंपल्स की स्टडी की जा रही है, ये समझने में कि जब हम फाइनली दोबारा इंसानों को वहां भेजेंगे आने वाले समय में, तो उन्हें कैसे सरफेस में रहना होगा, कैसे सरफेस के साथ उनका सामना होने वाला है। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानना। जो लैंडर और रोवर कॉम्बिनेशन जब वो लैंड करेगा, रोवर का भी काम यही होगा कि वो वहाँ के केमिकल एनालिसिस करेगा वहाँ के सॉइल की, कि यहाँ का रासायनिक उपज कैसा है, वहाँ पे सिचुएशन कैसा है, उसका लूनर एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण। आपने कहा चंद्रयान 2 मतलब वो पार्शियली सक्सेसफुल, उसे आप लगातार कह रहे हैं कि उसको हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि हम वो फेलियर रहा है, वो उसके साथ किस तरह का कनेक्शन आपने कहा ना कि वो भी हमको इन्फॉर्मेशन अभी भी दे रहा है। जी, जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था, जैसे यहाँ पे प्रोपल्शन मॉड्यूल उसे आगे लेके गया है, उसे चंद्रयान 2 पे वो ऑर्बिटर उसे आगे लेके गया था। वो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 से सेपरेट होने के बाद आज भी चंद्रमा की परिधि में उसकी ऑर्बिट में लगातार घूम रहा है, और इसरो ने उस ऑर्बिटर को यूज करके ही एक लैंडिंग साइट को चुना है, जिसको साउथ पोलर रीजन में जहाँ पे इसे लैंड करना है, उसकी ऑलरेडी सर्वेलेंस उस ऑर्बिटर के द्वारा ही की गई है। अब वो अभी भी लगातार ट्रांसमिट कर रहा है, और आने वाले समय में चंद्रयान 3 उसके साथ भी ट्रांसमिट करेगा, एक कम्युनिकेशन लिंक बनाने की बात की जा रही है। तो वो जो ऑर्बिटर है वो लगभग 4 साल से लगातार फंक्शन कर रहा है, हेल्दीली फंक्शन कर रहा है, एक तरीके से साइंस लगातार इंडिया के पास भेज रहा है। और उस ऑर्बिटर ने न सिर्फ चांद को देखा है बल्कि सूरज की तरफ भी देखा है। जो हमारे सोलर फिजिसिस्ट हैं वो उसका इस्तेमाल करके सूरज को भी पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत एक रोबस्ट पूरा सिस्टम है, और आने वाले समय में चंद्रयान 3 इसके साथ भी कम्युनिकेट करेगा। मतलब ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी कि हम जब बार बार कह रहे हैं ना कि वो मिशन हमारा फेल हो गया था, वो मिशन हम पूरी तरह से सक्सेस नहीं कर पाए थे, इसका मतलब है कि वो ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और वो अलग अलग जगहों के लिए हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सन के हिसाब से जैसे आपने कहा, तो उस पर भी अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो मीन्स कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ से उनको मिल रही है। जी, वो और इसरो ने भी कभी इस पूरे मिशन को फेल नहीं कहा था। इसरो ने भी हमेशा कहा कि एक पार्शियली सक्सेसफुल मिशन था, क्योंकि हमने वो सारे स्टेप्स किए जो कि एक रिक्वायरमेंट है किसी इंटरप्लेनेटरी मिशन को भेजने के लिए, जिसमें पृथ्वी से लॉन्च होना, पृथ्वी के ऑर्बिट में अपने एल्टीट्यूड को बढ़ाना, स्पेस की जो जर्नी है पृथ्वी और चांद के बीच में उसको कवर करना, वहां जाके उस ऑर्बिट को दोबारा नीचे करना, और फिर सॉफ्टलैंड का प्रयास करना। वो आखिरी मोमेंट था जिसमें थोड़ी सी सॉफ्टवेयर ग्लिचेस के कारण चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। लेकिन चंद्रयान 3 उसी के फाउंडेशन पे बनाया गया है। वो एक स्टेपिंग स्टोन था चंद्रयान 3 मिशन के लिए, एक बहुत बड़ा अहम उसका हिस्सा था। तो उसे कंप्लीटली फेल कहना ठीक नहीं होगा, और इसरो ने भी इस बात को कहा है कि वो एक पार्शियली सक्सेसफुल मिशन था। तो अब हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं 9 तारीख का, और उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे फाइनल डेट का जो 23 तारीख है। तो कुल मिलाकर 9 जो तारीख है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, 9 तारीख है, और फिर उसके बाद 17 अगस्त के दिन जो प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर का जो सेपरेशन होना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद फाइनली 23 अगस्त का जो दिन है जिसको इसरो ने चुना है फाइनल लैंड करने के लिए, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए, हम जिस्ट ऑफ द स्टोरी समझने की कोशिश करें कि हम सक्सेसफुल होंगे, ये मुझे भी भरोसा है, बट इससे निकलेगा क्या? जी, इससे बहुत चीज़ें निकल के सामने आ सकती हैं। एक तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात है कि हम दुनिया में चौथे देश बन जाएंगे जो कि इस मुकाम को हासिल कर पाएंगे कि हमने एक दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पे जो कि पृथ्वी के बाहर है, अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद ये तीन देश ही कर पाए हैं, और हम चौथे देश बन जाएंगे इस कैपेबिलिटी को हासिल करने के लिए। तो आने वाले समय में हम ये दर्शा सकते हैं कि हम एक इंटरप्लेनेटरी मिशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ा है कि हम एक रोवर को चांद की सतह पे मूव कर सकते हैं। लैंडिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद उस रोवर को डिप्लॉय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एक बड़ी खास चीज देखी जा रही है। इसके अलावा जो हम वहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट्स भेजे हैं, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भेजे हैं, उससे आने वाले डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें ये बताएंगे कि चांद का सतह कैसा है, चांद के सतह के नीचे क्या चल रहा है, उसके अंदर कोई सिस्मिक एक्टिविटी होती है कि नहीं, किसी प्रकार की भूकंपीय एक्टिविटी होती है कि नहीं। इसके अलावा उसका प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है। पानी के लिए जो खोज होने वाली है उसके खोज को वो और आगे बढ़ाएगा चंद्रयान 2। और जो 2024 में जो बड़े मिशन होने वाले हैं जापान के साथ, या 2025 में जो आर्टेमिस मिशन हम कर रहे हैं यूएस के साथ, हमने अभी आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है अमेरिका के साथ, नासा के साथ। आने वाले समय में वो इंसानों को चांद पर भेज रहा है एक लंबे समय के लिए, न सिर्फ जाकर वापस आने के लिए बल्कि बाकायदा वहाँ पे एक रिसर्च बेस तैयार करने की बात की जा रही है। रशिया चाइना ऑलरेडी एक साथ एक रिसर्च बेस की परिकल्पना कर चुके हैं, और उन्होंने बोला भी है कि अगले 2025-26 के आसपास वो इसके ऊपर स्टडी शुरू करेंगे। चाइना ने कहा है कि वो 2027 तक एस्ट्रोनॉट्स को, चाइनीज नेशनल्स को चांद की सतह पे भेजेगा। तो देखा जाए तो चांद बहुत बिजी होने वाला है, चांद का ऑर्बिट बहुत कंजेस्टेड होने वाला है आने वाले समय में, और भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर होने